तो अपन बात कर रहे थे नेचुरल सूचर। नेचुरल में प्लेन कैटगेट, क्रोमिक कैटगेट, मीन्स यहां पे कैटगेट की बात आएगी, मीन्स नेचुरल। इतना ही याद रखना अपने को, क्या याद रखना है, नेचुरल की बात आए, कैटगेट की बात आएगी, मीन्स नेचुरल है। कैटगेट की बात नहीं आती है तो वो दूसरा टाइप हो जाएगा। मीन्स क्या है, यहां पे कैटगेट नेचुरल होता है, क्रोमिक को या प्लेन हो, कैटगेट का मीन्स नेचुरल होता है। ये सभी अपन कहां से कलेक्ट कर सकते हैं, हॉर्स पिग है, हॉर्स इंटेस्टाइन है, कैट की इंटेस्टाइन है, एलिफेंट की इंटेस्टाइन है, और बोल सकते हैं पिग की इंटेस्टाइन है। इन सभी से अपन कलेक्ट करके चल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिप इंटेस्टाइन, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अपन बोल सकते हैं एब्जॉर्ब 5 to 7 डेज में, ये एब्जॉर्ब होता है 10 to 40 डेज में। अप्लाई ऑन हाई वेस्कुलर एरिया, एग्जाम्पल लिप्स, और ये मोस्ट सेंसिटिव सूचर होता है। अब अपन बात करके चलें इसका सेकंड टाइप कौन सा होता है, सिंथेटिक सूचर। सिंथेटिक सूचर का मतलब क्या होता है, सिंथेटिक सूचर का मतलब होता है कि वो सिंथेटिक रूप से तैयार किया हुआ है, नेचुरल नहीं है। तो इसका एक ही एग्जाम्पल होगा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम में पूछा गया एग्जाम्पल है क्या, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, ये इसका एग्जाम्पल रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड इज एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक सूचर। इसको जो बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं वाइक्रिल, वाइक्रिल बोल सकते हैं, मोनोक्रिल बोल सकते हैं, बट अपन पॉलीग्लाइकोलिक एसिड तो बोल के ही चलेंगे। क्या, इसी पॉलीग्लाइकोलिक एसिड को अपन वाइक्रिल बोलते हैं, मोनोक्रिल बोलते हैं, बट इसको पॉलीग्लाइकोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल रहेगा पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, एग्जाम में आता है वाइक्रिल, मोनोक्रिल, ये क्रिल मीन्स लास्ट में क्रिल वर्ड आता है, कौन सा रहेगा, सिंथेटिक रहेगा और एब्जॉर्बेबल रहेगा। बात होती है कंप्लीट कौन सी, एब्जॉर्बेबल सूचर कौन कौन से होते हैं। सेकंड अपन बात करके चलेंगे नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर कौन कौन से होते हैं। अभी तक अपन ने सिंपली बात की है, 3 वर्ड्स को याद रखना है, 3 वर्ड्स भी नहीं, 2 ही वर्ड रहेंगे, कौन कौन से, नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर का एग्जाम्पल होता है कैटगेट, इतने में ही बात खत्म। दूसरा अपन ने किया एब्जॉर्बेबल में सिंथेटिक सूचर, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, इतना काफी रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। तो यदि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर की बात करें तो इसको भी 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो रहेगा नेचुरल और दूसरा रहेगा सिंथेटिक, ये 2 टाइप हो जाएंगे इसमें भी। तो सबसे फर्स्ट बोल सकते हैं नेचुरल का टाइप कौन कौन सा रहेगा और सिंथेटिक का टाइप कौन कौन सा रहेगा। तो नेचुरल के टाइप कौन कौन से होंगे, जो कि अपने को नेचुरली प्राप्त होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। सबसे फर्स्ट होगा सिल्क, रिसीव फ्रॉम लार्वा ऑफ कैक्यून्स, कैक्यून्स की लार्वा से प्राप्त होता है। मीन्स जैसा कि बोलते अपन शहतूत का पेड़ होता है, उस पे जो कवक होता है, कैक्यून्स होता है, वो लार देता है, उसकी लार्वा से बनता है क्या, सिल्क। नेक्स्ट यदि सेकंड एग्जांपल की बात करें तो बोल सकते हैं कॉटन। कॉटन एक क्या है, नेचुरल है बट नॉन एब्जॉर्बेबल है। और लास्ट रहेगा मेटल, मेटल होता है वो भी नेचुरल है बट नॉन एब्जॉर्बेबल, एब्जॉर्ब नहीं होता। ये 3 एग्जाम्पल रहेंगे नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर के एग्जाम्पल। सिंथेटिक में बात करें तो क्या बात कर सकते हैं, पॉली एमाइड, दूसरा बोल सकते हैं प्रोलीन, नेक्स्ट बोल सकते हैं एथेलॉन और लास्ट होता है नायलॉन। ये 4 एग्जाम्पल किसके हैं,
सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बल सूचर के एग्जाम्पल रहेंगे। क्या क्या बोला मैंने? नॉन एब्जॉर्बल सूचर में दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप कौन से रहेंगे? फर्स्ट रहेगा नेचुरल, दूसरा रहेगा सिंथेटिक। फर्स्ट वन इज सिल्क। सिल्क रिसीव फ्रॉम लार्वा ऑफ कैकोन्स। फर्स्ट, सेकंड कॉटन, थर्ड इज मेटल। इसमें फर्स्ट पॉलीएमाइड, प्रोलिन, इथेलॉन और नायलॉन, चार एग्जाम्पल। सिंपल ये टाइप्स कंप्लीट होते हैं एब्जॉर्बल और नॉन एब्जॉर्बल सूचर की। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें अपन, यदि किसी पेशेंट को सूचरिंग कर रहे हैं तो सूचरिंग करते टाइम में नर्सिंग रोल क्या क्या होंगे, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। तो अपन क्या करने वाले हैं, जब किसी पेशेंट को सूचर अप्लाई करते हैं तो वहां पे क्या क्या नर्सिंग एक्शन होता है। तो सिंपल बोल सकते हैं क्या, नर्सिंग रोल ड्यूरिंग सूचरिंग के दौरान नर्सिंग रोल क्या क्या हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट बात करके चलेंगे, टू कंट्रोल द ब्लीडिंग by compressing the site, compress the site। जो साइट होती है जहां से ब्लीडिंग हो रही है उस साइट को अपन कंप्रेस करके चलेंगे। किससे कंप्रेस कर सकते हैं? कंप्रेस अपन गोज पीस और गोज जो पैड होता है उससे कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसको ब्लीडिंग को कंट्रोल करना अपना फर्स्ट मेन पर्पज रहेगा वहां पे। नेक्स्ट बोल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, टू क्लीन द वुंड बाय द नॉर्मल सैलाइन से उस वुंड को प्योरली क्लीन करना है। यदि वुंड को क्लीन नहीं करेंगे अच्छे से तो क्या होगा, अपन सूचरिंग कर देंगे और वहां पे उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, दोबारा से स्टिच खोलने की जरूरत पड़ेगी तो प्रॉब्लम ज्यादा होगी। टू क्लीन wound with the H2O2 if pus formation, यदि वहां पे पस फॉर्मेशन हो रहा है तो अपन यूज में लेंगे H2O2 मीन्स हाइड्रोजन ऑक्साइड, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो काम में लेके चलेंगे जिससे वो पस पूरी क्लीन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं कि और क्या करेंगे वहां पे, तो क्या क्या कर सकते हैं, टू नो द इंजरी बाय विच ऑब्जेक्ट, टू नो द इंजरी बाय विच ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट से इंजरी होती है। तो जिस ऑब्जेक्ट से इंजरी होती है उसको जानने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स में अपने को हेल्प मिलेगी कि आर्टिकल्स कौन सा सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो बोल सकते हैं हेल्प इन ए सिलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, जो अपने को इंजरी का ड्यूरेशन या फिर बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट की बात यहां पे रहेगी, तो अपन जान सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल्स अपने को काम में लेना होगा। यदि उसको डीप वुंड की सूचरिंग करनी है, यदि उसको पेनिट्रेशन ज्यादा डीप हुआ है, चोट ज्यादा गहराई तक लगी है, तो अपन कौन सी कार्व्ड नीडल काम में लेंगे। सुपरफिशियल चोट है उसको तो अपन स्ट्रेट नीडल काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट बोलेंगे टू नो द ड्यूरेशन ऑफ इंजरी, जिससे क्या होगा, जिससे अपने को यदि अपन टाइमिंग की ड्यूरेशन की बात करेंगे, हीलिंग प्रोसेस के बारे में पता लगेगा, हीलिंग प्रोसेस के बारे में अपने को पता लगेगा। तो बोल सकते हैं हेल्प इन हीलिंग प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस में अपने को पता लगेगा कि उसकी हीलिंग कब हो जाएगी।
यदि ज्यादा ड्यूरेशन हो गया, इंजरी हुई, तो वहां पे हीलिंग प्रोसेस ज्यादा लंबी चलेगी। ये यहां पे नर्सिंग रोल होते हैं। और क्या कर सकते हैं, पेशेंट को पूछ सकते हैं एनी एग्जिस्टेड डिजीज, कोई एग्जिस्टेड डिजीज तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पूछ सकते हैं उसको, डायबिटीज मेलाइटस तो नहीं है। यदि डायबिटीज मेलाइटस होगा तो क्या होगा, डिले वुंड हीलिंग हो जाएगा। अपने को सस्पेक्ट करना चाहिए डिले वुंड हीलिंग मीन्स यदि डायबिटीज मेलाइटस होगा तो जो वुंड की हीलिंग होगी उसमें क्या टाइम ज्यादा लगेगा, उसको बोल सकते हैं डिले वुंड हीलिंग। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, स्टेरॉइड थेरेपी तो नहीं चल रही है पेशेंट को। यदि स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है तो अपन सस्पेक्ट करेंगे क्या, वुंड हीलिंग इसमें भी डिले हो जाएगी। डिले वुंड हीलिंग, इसमें भी वुंड हीलिंग क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, स्टेरॉइड थेरेपी को देने से पेशेंट में होगी प्रॉब्लम क्या, डिक्रीज इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट बोल सकते हैं इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल हो जाएगा। और पॉसिबिलिटी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा इन्फेक्शन होने की चांस हो सकते हैं। ठीक है, ये रहेगा स्टेरॉइड थेरेपी के बारे में। नेक्स्ट यदि बात करें स्टेरॉइड थेरेपी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, यदि किसी पेशेंट को स्टेरॉइड थेरेपी चल रहा है तो बोल सकते हैं क्या, टू चेक द ब्लड शुगर लेवल एवरी वीक। यदि किसी पेशेंट को स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है तो उसका वीकली अपने को क्या असेस करना होगा, ब्लड शुगर लेवल असेस करना होगा। ठीक है, यदि अपन ब्लड शुगर लेवल असेस नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि स्टेरॉइड थेरेपी जब देते हैं तो पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो अपन उसका पर वीक एवरी वीक अपन उसका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको असेस करके चलेंगे। कब, जब पेशेंट रहेगा स्टेरॉइड थेरेपी पे। ओके, ये स्टेरॉइड थेरेपी का बात हुआ। नेक्स्ट बात बोल सकते हैं कि जो विटामिन सी होती है वो वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, तो उसकी बात कर सकते हैं। अपने को ये ध्यान में होना चाहिए पेशेंट को एडवाइस करते टाइम में, या वहां पे किसी को वुंड है तो इतना पता अपने को होना चाहिए कि वुंड हीलिंग में कौन सा प्रोटीन हेल्पफुल होता है, कौन सा विटामिन। ठीक है, विटामिन सी हेल्प इन वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। वुंड हीलिंग में हेल्प कौन करता है, विटामिन सी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल सकते हैं हाई रिच प्रोटीन डाइट हेल्प इन वुंड हीलिंग में हाई रिच प्रोटीन डाइट हेल्प करती है, क्योंकि प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का फंक्शन होता है बॉडी बिल्डिंग, न्यू सेल फॉर्मेशन और सेल रिपेयर का फंक्शन होता है। तो वहां पे अपने को प्रोटीन ज्यादा हेल्प देगी। नेक्स्ट बोल सकते हैं वहां पे जाने एनी एलर्जिक कंडीशन फ्रॉम मेडिसिन, कोई मेडिसिन से कोई एलर्जी कंडीशन तो नहीं है पेशेंट को, ये भी जानना जरूरी है। नेक्स्ट बोल सकते हैं अपन जो स्टिच अप्लाई करते हैं वो कौन से रूल से अप्लाई करते हैं, तो स्टिच अप्लाई करने का मेथड होता है, उसका नाम है जेनकिंसन रूल। तो नेक्स्ट अपन बात करने वाले इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट रहेगा, स्टिचेज अप्लाई बाय द जेनकिंसन
जेनकिंसन रूल से अपन स्टिच अप्लाई करते हैं। व्हाट इज जेनकिंसन रूल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क लगाना। जेनकिंसन रूल क्या है? जेनकिंसन रूल कहता है रिमेनिंग लेंथ इज 1/4 इंच। मीन्स क्या है इसका? समझना ध्यान से। यदि अपन किसी पेशेंट को स्टिच लगा रहे हैं, सूचर लगा रहे हैं, तो वहां पे स्टिच लगा दिया, उसको नोट लगा दिया, गांठ लगा दिया। अब वहां पे क्या करेंगे? उसको काटना है, उसको कट करना है सूचर को। मीन्स से पूरा लंबा वो लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये अपना वुंड है, यहां पे स्टिच कर दिया और स्टिच करके क्या लगा दिया? नोट लगा दिया। अब ये लंबा सूचर है, इसको यहां से कट करें, यहां से करें, यहां से करें, यहां से करें। मीन्स से जो यहां पे रिमेनिंग लेंथ होगा वो 1/4 इंच होगा। जो अपन छोड़ के चलेंगे छोटा सा धागे का पार्ट यहां पे, वो कितना लेंथ होगा? 1/4 इंच अपन छोड़ के चलेंगे। ये जेनकिंसन रूल कहता है कि रिमेनिंग लेंथ होती है, जो अपन लेंथ छोड़ते हैं वो होती है 1/4 इंच। ये जेनकिंसन रूल है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी, टू कलेक्ट द आर्टिकल्स आफ्टर suturing, या बोल सकते हैं आफ्टर प्रोसीजर, या बोल सकते हैं आफ्टर सर्जरी, टू कलेक्ट द आर्टिकल आफ्टर सर्जरी, थ्रू काउंटिंग, क्या बोल सकते हैं? विद काउंटिंग। क्या बोल सकते हैं? विद काउंटिंग। मतलब अपन काउंटिंग करके चलेंगे। काउंटिंग कैसे करके चलेंगे? जितने आर्टिकल्स अपन ने वहां पे यूज किया है, तो जितने आर्टिकल्स वहां पे यूज किया है तो उनकी काउंटिंग करके अपन गिन के वापस लाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे छोटा मोटा आर्टिकल्स कोई अंदर तो नहीं रह गया है, मिस तो नहीं हो गया है, तो अपन उसकी काउंटिंग करके चलेंगे। और लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या करेंगे? टू काउंट द सूचर एट द टाइम ऑफ रिमूव द सूचर। यदि अपन सूचर को रिमूव कर रहे हैं, स्टिच को रिमूव कर रहे हैं, उस टाइम में अपन गिनती करके चलेंगे। जितने स्टिच लगाए थे उतने स्टिच अपने को रिमूव करना है। सर कैसे अपन पता लगा पाएंगे उसको सूचर कितने लगाए गए हैं? उसको जितने सूचर लगे हैं वो उसकी फाइल में मिल जाएगा, उसके नोटबुक में मिल जाएगा। मीन्स उसकी फाइल में डॉक्टर ने लिखा होगा कि इसको ड्यूरिंग सर्जरी या ड्यूरिंग प्रोसीजर इतने सूचर लगे हैं, तो अपने को उतने ही रिमूव करने हैं। नहीं तो अपने पास थोड़े दिन बाद पेशेंट आएगा और बोलेगा क्या कि ये सूचर तो रह गया, इसको और खोलो। मीन्स वहां पे प्रॉब्लम होगी, अपने को और पेशेंट को दोनों को प्रॉब्लम होगी। तो अपन क्या करेंगे? वहां पे उसकी काउंटिंग करके चलेंगे। जितना सूचर डॉक्टर ने लगाया उतना सूचर अपन रिमूव करके चलने वाले हैं। इसी के साथ अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। सूचरिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसका टाइप्स ऑफ सूचरिंग में क्वेश्चन आता है, तो याद रखना क्या जो इसके टाइप्स हैं, एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल और नेचुरल और सिंथेटिक, ये सभी याद करना होगा अपने को। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करने वाले हैं डेकुबाइटिस अल्सर। डेकुबाइटिस अल्सर या इसको दूसरे नाम से जानते हैं प्रेशर शोर या बेड शोर। क्या बोल सकते हैं? डेकुबाइटिस अल्सर, प्रेशर शोर या फिर बेड शोर के नाम से जाना जाता है। क्या है डेकुबाइटिस अल्सर? मीन्स लॉन्ग टाइम बेड रिडन होने की वजह से कोई अल्सरेशन हो जाएगा, कोई घाव हो जाएगा, प्रेशर शोर हो जाएगा, उसको बोल के चलेंगे डेकुबाइटिस अल्सर। प्रेशर की वजह से शोर हो जाएगा बेड शोर। मीन्स बेड पे लॉन्ग टाइम से बेड रिडन करने से जो अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगा, श्योरनेस हो जाएगा, घाव बन जाएगा, वुंड बन जाएगा, उसको बोल के चलेंगे बेड शोर।
क्या होगा इसमें, एक प्रोसेस के बारे में बात करें तो क्या हो सकता है, एक लोकेलाइज, एक पर्टिकुलर पार्ट पे लोकेलाइज अल्सरेशन होगा, या फिर बोल सकते हैं नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यदि अपन कोज या ईटियोलॉजी की बात करके चलें तो इसका ईटियोलॉजी क्या हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है। सबसे फर्स्ट अपन बात करके चलें, प्रेशर इसका कारण हो सकता है। प्रेशर कैसे हो सकता है, तो इसकी बात करें, प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज प्रेशर होगा, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, इंक्रीज प्रेशर होने की वजह से डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन होगा। डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वहां पे डिक्रीज ऑक्सीजन O2 सप्लाई वहां पे डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट बोल सकते हैं O2 सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया होने की वजह से वहां पे इस्केमिया हो जाएगा। इस्केमिया होने की वजह से जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, सेल्स के मेटाबॉलिज्म के लिए उसको चाहिए ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगी तो बोल सकते हैं डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे नेक्रोसिस ऑफ सेल हो जाएगा। ये कोज करेगा क्या, प्रेशर श्योर को। तो मैंने ये प्रोसेस आपको बताई, सिंपल समझ में आई होगी क्या। जैसे जैसे एक पेशेंट बेड रिडन होता है, लॉन्ग टाइम से, लंबे टाइम से बेड रिडन करता है, तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा एक साइड के ऊपर, जिससे ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, कंप्रेस हो जाएंगे अपनी वेसल्स, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया होने की वजह से इस्केमिया होता है। इस्केमिया होने की वजह से, हाइपोक्सिया होने की वजह से सेल का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा, और सेल का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा तो वहां पे हाइपोक्सिया होने की वजह से वहां पे नेक्रोसिस हो सकता है। तो सेल का नेक्रोसिस हो जाएगा। सेल का नेक्रोसिस हो जाएगा तो वहां पे कोज करेगा किसको, बेड श्योर को। प्रेशर यहां पे फर्स्ट पॉइंट अपना ईटियोलॉजी रहेगा, कारण रहेगा बेड श्योर का। दूसरा अपन कोज की बात करें, ईटियोलॉजी की, तो बात कर सकते हैं मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है, मीन्स वहां पे नमी कितनी है। नमी किसकी वजह से हो सकता है, नमी बोल सकते हैं इम्प्रॉपर केयर ऑफ बेड पान। यदि बेड पान की इम्प्रॉपर केयर करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे मॉइस्चर हो जाएगा, क्योंकि वो स्टूल पास आउट करेगा तो वो वहां पे स्पिल हो सकता है बेड के ऊपर, मैट्रेस के ऊपर, तो उसको बोलेंगे मॉइस्चर क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। यूरिन की ड्रिबलिंग होती रहेगी कंटिन्यू, या फिर यहां पे बोल सकते हैं इसको इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो जाएगा। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो जाएगा पेशेंट को, तो ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं एक्सेसिव स्वेटिंग। पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, एक्सेसिव डायफोरेसिस होगा, उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट बोल सकते हैं लीकेज ऑफ यूरिन फ्रॉम कैथेटर। कैथेटर से लीकेज होगा, मीन्स पेशेंट को कैथेटर लगा हुआ है और वहां से साइड से क्या होगा, यूरिन लीकेज होता रहेगा, ड्रेनेज होता रहेगा, उसकी वजह से वहां पे वेट हो जाएगा उसका बेड, और वहां पे बोल सकते हैं मॉइस्चर हो जाएगा। मॉइस्चर की वजह से वहां पे हो सकता है स्किन जल्दी डैमेज हो जाएगा। जल्दी डैमेज हो जाएगा तो प्रेशर श्योर को कोज करेगा, डेकुबाइटिस अल्सर को कोज करेगा। ये अपना सेकंड वहां पे कोज होता है, ईटियोलॉजी होता है। थर्ड अपन ईटियोलॉजी की बात करें तो थर्ड अपना ईटियोलॉजी क्या हो सकता है,
तो थर्ड की बात करेंगे तो फ्रिक्शन की बात करके चलेंगे। फ्रिक्शन की वजह से भी बेड श्योर हो सकता है। फ्रिक्शन का मतलब होता है बार बार वहां पे स्किन के ऊपर मीन से रगड़न होना, तो स्किन डैमेज हो सकती है। थर्ड पॉइंट रहेगा फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन डेवलप्स ड्यू टू wrinkles present in बेड शीट। यदि बेड शीट में wrinkles present रहेंगी, जो बेड शीट है, पेशेंट को बेड शीट देते हैं, बेड पे अपन बेड शीट लगाते हैं, यदि उस बेड शीट में सलवटें रहेंगी, सलवटें बोले तो उसमें wrinkles रहेंगी, तो पेशेंट को इरिटेट करेंगे और फ्रिक्शन होगा, रगड़न होगी, मीन्स वहां पे स्किन डैमेज हो सकती है। और फ्रिक्शन किसमें डेवलप होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रिक्शन मोस्ट कॉमन डेवलप इन वेरी थिन पेशेंट। ज्यादा एक थिन पेशेंट होता है, उसमें ज्यादा फ्रिक्शन होने के चांस होते हैं। तो ये बात हो गई फ्रिक्शन की। नेक्स्ट लास्ट इसका ईटियोलॉजी रहेगा, जिसकी बात करेंगे तो फोर्थ ईटियोलॉजी है क्या? सियरिंग की बात करके चलेंगे। व्हाट इज सियरिंग? तो सियरिंग में क्या है? सियरिंग में बोल सकते हैं कि अपनी स्किन के ऊपर अपोजिट प्रेशर डेवलप होना, उसी का नाम सियरिंग है। सियरिंग मैक्सिमम डेवलप होता है, जनरेट होता है सिटिंग पोजीशन में, क्योंकि जब अपन सिटिंग पोजीशन में आते हैं तो एक प्रेशर पॉइंट हो जाता है कॉमन, मींस वहां पे साइट होती है बटक्स ओनली। यदि सुपाइन पोजीशन में रहते हैं तो पूरी बॉडी पे इक्वली अमाउंट में प्रेशर आता है, बट सिटिंग पोजीशन में ओनली बटक्स एरिया, सैक्रल एरिया पे ज्यादा प्रेशर आएगा। तो बोल सकते हैं वहां पे क्या हो जाएगा? सियरिंग हो जाएगा। सिटिंग पोजीशन में सियरिंग डेवलप होता है, तो लिख सकते हैं सियरिंग। इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है क्या? सियरिंग डेवलप इन सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन में डेवलप होता है सियरिंग। नेक्स्ट बोल सकते हैं क्या? ये तो सिंपल हुआ, सियरिंग डेवलप इन सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन में सियरिंग डेवलप होता है। नेक्स्ट बोल के चलेंगे अपोजिट प्रेशर डेवलप ऑन स्किन। यदि स्किन के ऊपर अपोजिट प्रेशर डेवलप होगा, उसको बोल के चलेंगे सियरिंग। ये रहता है पॉइंट सियरिंग का। तो सियरिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट, द सियरिंग इज मिनिमाइज विद पोजीशन। कौन सी पोजीशन? सुपाइन पोजीशन में मिनिमाइज कर सकते हैं, या फिर अपन सेमी फाउलर पोजीशन में मिनिमाइज कर सकते हैं। सेमी फाउलर पोजीशन या सुपाइन पोजीशन में मिनिमाइज कर सकते हैं। सुनना ध्यान से क्या? यदि किसी पेशेंट को अपन ने सिटिंग पोजीशन दे दी, सिटिंग पोजीशन में ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है एक पर्टिकुलर पार्ट पे, तो पर्टिकुलर पार्ट पे ज्यादा प्रेशर डेवलप होने की वजह से वहां पे क्या हो जाएगा? अल्सर हो जाएगा। उस अल्सर को कम करने के लिए अपन बोल सकते हैं कि सुपाइन पोजीशन या सेमी फाउलर पोजीशन देंगे तो उसका सियरिंग कम हो जाएगा, उसको ये कंडीशन सबसाइड हो जाएगी। ये होते हैं कोज, ये होते हैं कारण। नेक्स्ट बोल दें कि रिस्क के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। ये तो एक एक्चुअल कोज की बात कर ली कि इससे हो सकता है, बट एक रिस्क के फैक्टर की बात करें कि कौन कौन सा पेशेंट रिस्क फैक्टर पे होता है, कि उसको हो सकता है क्या? बेड श्योर या डेक्यूबाइटिस अल्सर या प्रेशर अल्सर। तो यहां पे रिस्क फैक्टर की बात करके चलेंगे।
रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? रिस्क फैक्टर, फर्स्ट यदि रिस्क फैक्टर की बात करें, ओबेज पेशेंट, सेकंड अपन बात करेंगे वेरी थिन पेशेंट, नेक्स्ट अपन बात करके चलें अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट, नेक्स्ट बोल सकते हैं कोमा पेशेंट, नेक्स्ट अपन बात करें रिस्क फैक्टर की तो बोल सकते हैं लॉन्ग टाइम बेड रिडन पेशेंट, लॉन्ग टाइम बेड रिडन पेशेंट, नेक्स्ट यदि बात करें तो बोल सकते हैं माल न्यूट्रिशन पेशेंट, माल न्यूट्रिशन पेशेंट हो सकता है रिस्क फैक्टर पे। नेक्स्ट अपन डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बोल सकते हैं, नेक्स्ट अपन डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट के बारे में बोल सकते हैं, नेक्स्ट यदि बात करें तो ट्रेक्शन पेशेंट के बारे में बोल सकते हैं। तो ये सभी क्या है? ये सभी रिस्क फैक्टर हैं। उस पेशेंट को हो सकता है क्या? उस पेशेंट को प्रेशर चोट डेकुबाइटिस अल्सर हो सकता है। ये सभी रिस्क फैक्टर पे होते हैं। ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, कोमा पेशेंट है, बेड रिडन पेशेंट है, ये सभी क्या रहेंगे? मीन्स इसका रिस्क फैक्टर है। अब बात करें अपन कॉमन प्रेशर पॉइंट की, कि कॉमन प्रेशर पॉइंट कौन कौन से होते हैं जहां पे ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा, राइट डाउन करके चलेंगे कॉमन प्रेशर पॉइंट, कॉमन प्रेशर पॉइंट, कॉमन प्रेशर पॉइंट कौन कौन से रहेंगे? तो सिंपली बात करके चलेंगे कॉमन प्रेशर पॉइंट, फर्स्ट अपना पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करके चलेंगे। पोजीशन यहां पे सुपाइन पोजीशन में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट सुपाइन पोजीशन, यदि कोई पेशेंट सुपाइन पोजीशन में रहता है तो सुपाइन पोजीशन में कौन कौन से ऐसे प्रेशर पॉइंट रहेंगे जहां पे अल्सर होने के ज्यादा चांस होते हैं, उनकी बात करके चलेंगे। सुपाइन पोजीशन में प्रेशर पॉइंट की बात करें तो ऑक्सीपिटल एरिया हो सकता है, ऑक्सीपिटल एरिया हो सकता है, उस पे आएगा प्रेशर। नेक्स्ट अपन शोल्डर की बात करें, शोल्डर पे प्रेशर आएगा। नेक्स्ट अपन एल्बो की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें तो अपन सैक्रल एरिया की बात कर सकते हैं, सैक्रल एरिया की बात कर सकते हैं। और सैक्रल एरिया पे क्वेश्चन मार्क करके चलेंगे मोस्ट कॉमन साइट, मीन्स सबसे मोस्ट कॉमन साइट है जहां पे सुपाइन पोजीशन में डेवलप हो सकता है डेकुबाइटिस अल्सर या प्रेशर चोट। ये कॉमन प्रेशर पॉइंट रहेगा। और क्या हो सकता है? और अपन हील बोल सकते हैं, मीन्स हील, हील का मतलब होता है जो अपनी नीचे वाला जो पैर का पार्ट होगा, फुट का पार्ट होगा, वहां पे ज्यादा प्रेशर आता है। ये सुपाइन पोजीशन में सभी कॉमन प्रेशर पॉइंट हैं, बट यहां पे सैक्रल एरिया सबसे मोस्ट कॉमन पार्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट अपन सेकंड बात करके चलेंगे पोजीशन, प्रॉन पोजीशन में कॉमन प्रेशर पॉइंट कौन से हो सकते हैं? तो प्रॉन पोजीशन की बात करें तो अपन बोल सकते हैं कॉमन प्रेशर पॉइंट सिंपल, हेड को टर्न रखते हैं तो ईयर चिक्स हो सकता है, तो ईयर और चिक्स की बात कर सकते हैं, ईयर और चिक्स की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट बोलेंगे यहां पे अपना थोरेक्स पार्ट बोल सकते हैं, रिप्स बोल सकते हैं, थोरेक्स पार्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन ब्रेस्ट इन फीमेल बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं? जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन इन मेल बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन नी बोल सकते हैं, नीज। और लास्ट अपन नीज, ये अपना लास्ट पॉइंट रहेगा, नी जॉइंट इज द मोस्ट कॉमन
मोस्ट कॉमन प्रेशर पॉइंट या साइट की बात करके चलेंगे, क्वेश्चन मार्क करके चलेंगे यहां पे। यदि कोई पेशेंट प्रोन पोजीशन में रहता है तो उसमें मोस्ट कॉमन साइट होता है नीज पे सबसे ज्यादा प्रेशर आता है। मेल की बात करें तो जेनाइटल ऑर्गन से प्रेशर आएगा। यदि फीमेल की बात करें ब्रेस्ट हो सकता है, ईयर हो सकता है, चिक्स हो सकता है। ये बात रहेगा किसका? प्रोन पोजीशन का। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं एक और पोजीशन जो कि अपन ज्यादातर लेते हैं, बोल सकते हैं लैटरल पोजीशन। तो लैटरल पोजीशन या साइडलाइन पोजीशन में कौन सा प्रेशर पॉइंट रहेगा उसकी बात करके चलेंगे। तो थर्ड अपना पोजीशन रहेगा लैटरल पोजीशन। लैटरल पोजीशन में बात करें तो क्या बात कर सकते हैं? फर्स्ट प्रेशर पॉइंट की बात करें वही सेम ईयर चिक्स रहेगा, ईयर चिक्स रहेगा। नेक्स्ट बोल सकते हैं एक्रोमिन प्रोसेस, एक्रोमिन प्रोसेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन रिप्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन इलियक क्रेस्ट बोल सकते हैं। मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट की बात करके चलेंगे, ये मोस्ट कॉमन साइट रहेगी। नेक्स्ट अपन बात करें और मीलियोलस, वो मीलियोलस बोल सकते हैं लैटरल मैलियोलस, लैटरल मैलियोलस। ठीक है, तो यदि अपन लैटरल पोजीशन की बात करते हैं, कॉमन प्रेशर पॉइंट की बात करते हैं वहां पे, तो कौन कौन से कॉमन प्रेशर पॉइंट हो सकते हैं? तो अपन बात करके चलेंगे सिंपली ईयर हो सकता है, चिक्स हो सकता है, एक्रोमिन प्रोसेस हो सकता है, रिप्स हो सकता है और अपना इलियक क्रेस्ट हो सकता है और अपना जो मैलियोलस होता है वो लैटरल मैलियोलस, जिसमें मोस्ट कॉमन बात करेंगे तो अपन हिप्स एरिया मीन्स यहां पे इलियक क्रेस्ट की बात करके चलेंगे। ये होता है यहां पे कॉमन प्रेशर पॉइंट। ओके, तो कॉमन प्रेशर पॉइंट कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ अपन बात करने वाले हैं आगे जो भी यहां पे स्टेज होंगी उसकी बात करके चलेंगे। स्टेज में कौन कौन सी स्टेज की बात करके चलेंगे? तो यहां पे 4 स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो यहां पे बात करके चलेंगे फर्स्ट स्टेज की स्टेजेज। इसमें फर्स्ट रहेगा अपना स्टेज फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट की बात करके चलेंगे। स्टेज फर्स्ट में अपन क्या बात करके चलेंगे? स्किन इज इंटैक्ट, स्किन इंटैक्ट रहती है मीन्स नॉट कट, स्किन में कोई कट नहीं लगता है। नेक्स्ट यदि बात करके चलें इन्वॉल्वमेंट ऑफ एपिडर्मिस पार्ट ऑफ स्किन, एपिडर्मिस पार्ट ऑफ स्किन, जो स्किन का एपिडर्मिस होता है वो इन्वॉल्व होता है इसमें। मीन्स यहां पे बोल सकता हूं सुपरफिशियल लेयर, सुपरफिशियल लेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कौन सी लेयर का इन्वॉल्वमेंट स्टेज फर्स्ट में होता है? एपिडर्मिस बोल सकते हैं या सुपरफिशियल लेयर बोल सकते हैं। इसमें कोई भी कट प्रेजेंट नहीं होता। यहां पे कलर की बात करें तो रेड कलर हो जाएगा स्किन का। नेक्स्ट यदि बात करें अपन तो पेन की बात करें तो पेन यहां पे प्रेजेंट रहेगा, पेन प्रेजेंट रहेगा। ये सभी बात करके अपन चल सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट किसका रहेगा? पेन प्रेजेंट रहेगा, कलर रेड रहेगा और स्किन इंटैक्ट रहेगी। ये अपन फर्स्ट स्टेज में बात करके चलेंगे। नेक्स्ट अपन स्टेज सेकंड की बात करेंगे तो यहां पे राइट डाउन करेंगे स्टेज सेकंड। इसमें क्या बात कर सकते हैं? फर्स्टली अपन स्किन इज
नॉट इंटैक्ट, स्किन इज नॉट इंटैक्ट मतलब क्या रहेगा, कट परजेंट रहेगा, यहां पे कट इज परजेंट, कट परजेंट रहेगा, स्किन इज नॉट इंटैक्ट। नेक्स्ट यदि बात करें तो क्या बात कर सकते हैं यहां पे, इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट किसका किसका रहता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस एंड डर्मिस पार्ट, डर्मिस पार्ट ऑफ स्किन, स्किन की डर्मिस और एपिडर्मिस का इन्वॉल्वमेंट यहां पे होता है। नेक्स्ट यदि ये बात ऊपर करके चलें और क्या यहां पे होता है, यहां पे देखने को मिलता है, तो यहां पे पेन की बात करें तो पेन यहां पे कौन सा होता है, मीन्स परजेंट होता है कि अब्सेंट होता है, तो यहां पे पेन की बात करें तो पेन इज परजेंट, पेन यहां पे परजेंट होता है। नेक्स्ट बात करके चले यहां पे कलर की, तो कलर कौन सा रहेगा उनका, बोल सकते हैं यहां पे ब्लू कलर रहेगा, मीन्स वुंड का कलर रहेगा ब्लूइश कलर रहेगा, ब्लू कलर रहेगा। नेक्स्ट बोले यदि और भी तो बात करें द फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर एंड फील्ड विद म्यूकस, मीन्स क्या बोल सकते हैं, यहां पे स्किन में कट पड़ जाएगा, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा एपिडर्मिस और डर्मिस का, पेन परजेंट रहेगा, कलर ब्लू कलर का हो जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा यहां पे ब्लिस्टर का, और ब्लिस्टर में म्यूकस परजेंट रहेगी, भरी हुई रहेगी। ये रहेगा सेकंड स्टेज। और स्टेज थर्ड की बात करके चलें तो स्टेज थर्ड में क्या क्या बात करके चल सकते हैं, सिंपली इन्वॉल्वमेंट की बात करें, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की बात कर सकते हैं, डर्मिस की बात कर सकते हैं, एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू की बात करके चल सकते हैं। सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये यहां पे इन्वॉल्वमेंट की बात होती है। इन्वॉल्वमेंट किसका किसका हो रहा है, बोल सकते हैं एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर का क्या हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। नेक्स्ट बोल सकते हैं पेन यहां पे परजेंट रहेगा, पेन यहां पे परजेंट रहेगा। नेक्स्ट बोल सकते हैं और क्या बोलेंगे इसके बारे में, कलर के बारे में बात करें तो यहां पे ब्राउनिश कलर हो जाएगा, ब्राउन कलर यहां पे देखने को मिलेगा। ये सिंपल बात कर सकते हैं कलर की। नेक्स्ट बात यदि इसमें करें स्टेज थर्ड में तो क्या बोल सकते हैं, सिंपली बात करके चलेंगे, जो बोन टेंडन होता है वो यहां पे विजिबल नहीं होता है। तो यहां पे इसको यदि आगे बात करके चले ऊपर तो क्या क्या बात कर सकते हैं, बोन टेंडन लिगामेंट इज नॉट विजिबल, वो विजिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट बोल सकते हैं फ्लूइड इज लीकेज फ्रॉम द ब्लिस्टर, ब्लिस्टर से फ्लूइड का लीकेज होता रहेगा कंटिन्यू। ये सभी यहां पे किस में बात करके चल सकते हैं, स्टेज थर्ड में बोल के चल सकते हैं। और लास्ट अपना रहेगा फोर्थ नंबर, स्टेज फोर्थ। स्टेज फोर्थ में बात करके चलेंगे तो क्या क्या बोल सकते हैं, मीन्स यहां पे बोलेंगे अपन फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट की बात करके चलेंगे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस एंड विजिबल
बोन, टेंडन एंड लिगामेंट, ये सभी वहां पे इन्वॉल्व हो जाएंगे, मीन्स ये सभी विजिबल होंगे और इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा इन सभी का वहां पे। इसको बोल के चलेंगे अपन स्टेज फोर्थ। नेक्स्ट यहां पे पेन की बात करें, पेन इज अब्सेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी में पेन प्रेजेंट था बट इसमें अब्सेंट होता है, इसको बोल सकते हैं क्यों अब्सेंट होगा, ड्यू टू डैमेज ऑफ नर्व डैमेज हो गई, उसकी वजह से वहां पे पेन नहीं होगा। फोर्थ स्टेज में पेन नहीं होता है। यदि यहां पे कलर की बात करें तो कलर इज ब्लैक, जो वुंड का कलर रहेगा वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह जो भी है वो सभी इंटरप्ट हो चुकी है और वहां पे जो स्मेल आएगी वो फाउल स्मेलिंग आएगी। तो बोल सकते हैं स्लैगिश वुंड हो जाएगा। नेक्स्ट बोल सकते हैं फाउल स्मेलिंग कंटिन्यू आता रहेगा वहां से। ये रहेगा अपना स्टेज फोर्थ, जिसमें कलर की बात हुई, कलर रहेगा ब्लैक, पेन अब्सेंट रहेगा, इन्वॉल्वमेंट सभी का हो जाएगा, बोन, टिश्यू, लिगामेंट, टेंडन सभी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। और यहां पे जो ब्लैक कलर रहेगा या पेन अब्सेंट रहेगा, किसकी वजह से रहेगा पेन अब्सेंट, ड्यू टू डैमेज ऑफ नर्व, उसकी वजह से पेन अब्सेंट रहता है। नेक्स्ट यहां पे स्टेज ये सभी कंप्लीट होती हैं, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ। सभी में यदि थोड़ा सा बात करें अपन, समझे, इसको फोकस करें तो बोल सकते हैं स्टेज फर्स्ट में पेन प्रेजेंट, सेकंड में प्रेजेंट, थर्ड में प्रेजेंट, सभी में प्रेजेंट, फोर्थ में अब्सेंट रहेगा। कलर की बात करें तो बोल सकते हैं फर्स्ट में रेड रहेगा, सेकंड में ब्लू रहेगा, थर्ड में वहां पे ब्राउन कलर, फोर्थ में ब्लैक कलर रहेगा। यदि वहां पे इन्वॉल्वमेंट की बात करें, फर्स्ट में एपिडर्मिस का इन्वॉल्वमेंट, सेकंड में एपिडर्मिस और डर्मिस का हो जाता है, थर्ड में सबक्यूटेनियस का और भी हो जाता है, और लास्ट में फोर्थ की बात करें तो वहां पे बोन, टिश्यू, लिगामेंट, टेंडन सभी वहां पे विजिबल हो जाते हैं। ये रहता है कंसर्न किसका, स्टेज एज का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना और इसको फोकस करना इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ डेकुबाइटिस अल्सर। डेकुबाइटिस अल्सर का अपन प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन की बात करके चलेंगे सिंपली अपन। तो सबसे फर्स्ट बात कर सकते हैं, जो भी रिस्की पेशेंट होते हैं, रिस्की ग्रुप को अपन आइडेंटिफाई करके चलेंगे। तो प्रिवेंशन की बात करके चलेंगे अपन। प्रिवेंशन, फर्स्ट पॉइंट, टू असेस द रिस्की ग्रुप। जो रिस्की ग्रुप होता है, मीन्स जिस ग्रुप को ज्यादा हो सकता है क्या, बैड श्योर हो सकता है, उसको अपन असेस करके चलेंगे। किससे असेस करेंगे अपन, ब्रेडन स्केल से असेस कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ब्रेडन स्केल टू असेस द बैड श्योर कंडीशन। तो ब्रेडन स्केल किसमें यूज में लिया जाता है, बैड श्योर में काम में लिया जाता है। दूसरा अपन बोल सकते हैं स्केल का नाम होता है नॉर्टन स्केल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज में लेते हैं बट इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। मोस्ट कॉमन इसी की बात करके चलेंगे, मोस्ट कॉमन इसी को यूज में लेते हैं, इसलिए अपन क्वेश्चन मार्क करके चलेंगे ब्रेडन स्केल। ब्रेडन स्केल इज डिस्कवर्ड बाय द बारबारा ब्रेडन ने इसको डिस्कवर किया। कौन सी सन में किया, 1987 में किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बारबारा ब्रेडन ने ब्रेडन स्केल को डिस्कवर किया, कब किया, 1987 में किया।
बारबारा ब्रेडन, जो ब्रेडन स्केल होता है, अपन अभी बात करने वाले हैं ब्रेडन स्केल की, नॉर्टन स्केल की बात नहीं करेंगे। तो यहां से इस नॉर्टन स्केल को हटा देते हैं। बारबारा ब्रेडन स्केल में अपन यदि कोई फीचर्स काम में लेते हैं, कोई डाटा काम में लेते हैं, कंपोनेंट, तो बात करके चल सकते हैं। अपन पेशेंट का वहां पे मॉइस्चर देखेंगे, पेशेंट का इमोबिलिटी देखेंगे, पेशेंट की वहां पे एक्टिविटी देखेंगे, पेशेंट की वहां पे ओबेसिटी देखेंगे। नेक्स्ट वहां पे पेशेंट की ड्यूरेशन ऑफ डिजीज का ड्यूरेशन देखेंगे। ये सभी पॉइंट देख के अपन अनुमान लगा सकते हैं। किसका अनुमान लगा सकते हैं? ब्रेडन स्केल से अनुमान लगाएंगे। क्या अनुमान लगाएंगे? अनुमान ये लगाएंगे कि उसको कितना मॉइस्चर है, कितना इमोबिलिटी है, कितना एक्टिविटी है, कितना ओबेसिटी है, ये कितना मूवमेंट कर रहा है, मीन्स उसको नंबरिंग देंगे। तो अपन बात कर सकते हैं ब्रेडन स्केल में नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। नॉर्मल वैल्यू अपन बात करके चलें तो 6 to 23 इसके पॉइंट होते हैं, ट्यूशन मार्क। इसमें पॉइंट या जो रेटिंग स्केल होता है वो कितने से कितने तक होता है? 6 to 23 तक होता है। नेक्स्ट बात करें यदि फर्स्ट पॉइंट की तो 19 to 23 तक रहेगा। बोल सकते हैं नो रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं है। नेक्स्ट इसमें बात करें लोवेस्ट पॉइंट कितना रहेगा। लोवेस्ट पॉइंट की बात करें तो अपन बोल सकते हैं 6 से, और हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट बोल सकते हैं कितना? 23 बोल के चल सकते हैं। ये अपन काम में लेते हैं किसमें? बारबारा ब्रेडन स्केल में काम में लेके चलते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट अपना नो रिस्क, यहां पे कोई भी रिस्क नहीं रहेगी पेशेंट को। नेक्स्ट बात करके चलें सेकंड पॉइंट, तो यहां पे बोल सकते हैं 15 to 18 पॉइंट रहेंगे। तो यहां पे माइल्ड रिस्क रहेगी, थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, पेशेंट को रिस्की है, हो सकता है। नेक्स्ट यदि बात करें 13 to 14 रहेगा तो मॉडरेट रिस्क हो सकती है, पेशेंट को थोड़ी ज्यादा रिस्क हो सकती है, मॉडरेट रिस्क पे है। नेक्स्ट यदि बात करें लेस देन 12 रहेगा तो हाई रिस्क पे रहेगा पेशेंट, इसको ज्यादा चांस है होने के क्या? डेकुबाइटिस अल्सर। ये रहेगा अपना सीक्वेंस कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और नो रिस्क। ये नो रिस्क पे रहेगा। नॉर्मल डाटा ये होते हैं। 6 इसका लोएस्ट पॉइंट होता है, 23 इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है। तो यहां पे कंप्लीट होता है बारबारा ब्रेडन स्केल, जिसमें मॉइस्चर देखते हैं, ओबेसिटी देखते हैं, उसका इमोबिलिटी देखते हैं, उसका एक्टिविटी देखते हैं। ये सभी देख के अपन अनुमान लगाते हैं, उसको नंबरिंग देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करके चल रहे हैं, अपना टॉपिक है प्रिवेंशन, कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट अपना पॉइंट रहा रिस्की जो ग्रुप होता है उसको अपन आइडेंटिफाई करके चलेंगे, किसके द्वारा? बारबारा ब्रेडन स्केल के द्वारा अपन करके चलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें तो किसके बारे में बात कर सकते हैं? दूसरा अपन वहां पे प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट रहेगा टू चेंज द पोजीशन एवरी 2 हावरली। फोकस करना, इसको कंसर्न करना इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा अपने लिए। क्या? यदि कोई डेकुबाइटिस अल्सर का पेशेंट है, उसकी यदि पोजीशन चेंज करेंगे तो कितने हावरली करके चलेंगे? तो अपन 2 हावरली इसकी पोजीशन को चेंज करके चलेंगे। नेक्स्ट यदि इसी में बात करें इफ पोजीशन नॉट चेंज, इफ पोजीशन नॉट चेंज, कौन से पेशेंट में पोजीशन चेंज नहीं करेंगे? तो बोल सकते हैं ट्रैक्शन पेशेंट, ट्रैक्शन पेशेंट, ट्रैक्शन पेशेंट में नॉट चेंज पोजीशन, नॉट चेंज पोजीशन। ट्रैक्शन वाले पेशेंट में अपन पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। तो अपन क्या काम में ले सकते हैं? वाटर मैट्रेस काम में ले सकते हैं, वाटर एंड एयर मैट्रेस काम में ले सकते हैं।
ये रहेगा अपना पॉइंट कि जिस पेशेंट में पोजीशन चेंज नहीं करेंगे उसमें प्रिवेंशन के रूप में वाटर और एयर मैट्रेस काम में लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा तीसरा, टू गिव ऑयल मसाज, टू गिव ऑयल मसाज। देन क्या होगा, ऑयल मसाज करने से क्या होगा, ये इंक्रीज करेगी टू इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा। कौन इंक्रीज करेगा, यदि अपन प्रेशर पॉइंट पे एक साइड पे यदि ऑयल की मसाज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से वहां पे इस्टीमिया नहीं होगा और नेक्रोसिस नहीं हुआ, बेड शोर नहीं होगा। ये ऑयल मसाज ओनली प्रिवेंटिव मीजर है, ओनली प्रिवेंटिव मीजर है, प्रिवेंटिव मीजर रहेगा ये, यहां पे थेराप्यूटिक मीजर नहीं रहेगा, ओनली प्रिवेंटिव मीजर है। ये सभी बात करके चलेंगे अपन किसमें, प्रिवेंशन ऑफ डेकुबाइटिस अल्सर में। नेक्स्ट यदि बात करें इसमें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में क्या करके चल सकते हैं अपन, तो सिंपली अपन मैनेजमेंट की बात करेंगे तो बोल के चल सकते हैं क्या, यदि अपने को पता लगता है कि किसी पेशेंट को हो गया क्या डेकुबाइटिस अल्सर हो गया, सबसे फर्स्ट डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे या हेड नर्स को या वार्ड इंचार्ज को अपन इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये मैं सिंपली अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी जो क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग में बात करके चल रहा हूं। मैनेजमेंट में सबसे फर्स्ट अपना नर्सिंग एक्शन होगा इन्फॉर्म टू डॉक्टर या फिर बोल सकते हैं वार्ड इंचार्ज, वार्ड का इंचार्ज होता है उसको अपन क्या करेंगे, इन्फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें, देन असेस द लोकेशन एंड स्टेज ऑफ बेड श्योर। क्या अपन डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं डॉक्टर या वार्ड नर्स को अपन इन्फॉर्म करने के बाद में उसकी लोकेशन देखेंगे वो कौन सी साइड पे है और उसकी कौन सी स्टेज है, जैसा कि अपन ने स्टेज की बात किया था वो अपन करके चलेंगे। देन क्या करेंगे, देन फॉलो डॉक्टर ऑर्डर को अपन फॉलो करके चलेंगे। देन क्या कर सकते हैं, टू चेंज द पोजीशन एवरी 2 हावरली अपन पोजीशन चेंज करके चलेंगे। अपन ने प्रिवेंशन में भी बात किया था कि पोजीशन चेंज करेंगे और यहां पे भी बात करेंगे पोजीशन चेंज करके चलेंगे एवरी 2 हावरली। क्वेश्चन मार्क एवरी 2 हावरली इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। नेक्स्ट बात करेंगे टू क्लीन द वुंड विद नॉर्मल सैलाइन। नॉर्मल सैलाइन से अपन वुंड को क्लीन करके चलेंगे। नेक्स्ट बोल सकते हैं टू क्लीन द वुंड बाय H2O2 इफ पस परजेंट। यदि पस परजेंट रहेगा तो अपन H2O2 से उसको क्लीन करके चल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं टू अप्लाई 1% जिंक ऑक्साइड पाउडर अप्लाई करने से क्या होगा, बोल सकते हैं टू डिक्रीज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को अपन डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बोल सकते हैं टू डिक्रीज द पेन को कम कर सकते हैं।
तो अपन वहां पे पाउडर अप्लाई करके चलेंगे 1% जिंक ऑक्साइड का पाउडर, जिसको अपन नॉर्मली हॉस्पिटल में बोल के चलते हैं एंटीबायोटिक पाउडर। ओके, ये सभी मैनेजमेंट करेंगे। और क्या कर सकते हैं, तो अपन और मैनेजमेंट की बात करें तो क्या मैनेजमेंट करके चलेंगे अपन, सिंपली बात करेंगे यदि वहां पे पेशेंट को ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है, ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो बोल सकते हैं टू ड्राई द वुंड, वुंड को ड्राई करके चलेंगे बाय द हेल्प ऑफ 100 वॉट बल्ब, 100 वोट का बल्ब लेंगे, उससे अपन ड्राई करके चलेंगे। नेक्स्ट अपन इसमें बात करके चलेंगे जो 100 वोट का बल्ब होगा तो उसकी डिस्टेंस बिटवीन पेशेंट साइट एंड बल्ब और पेशेंट साइट, उसकी बीच की डिस्टेंस रहेगी 45 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस की बात होती है। नेक्स्ट से फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो बोल सकते हैं 3 टाइम्स इन ए डे, 3 टाइम्स इन ए डे फॉर 15 to 20 मिनट, 15 से 20 मिनट, 15 to 20 मिनट्स के लिए अपन उसको अप्लाई करके चलेंगे और 3 टाइम्स इन ए डे अपन काम में लेके चलेंगे। किसको, जो बल्ब होगा 100 वोट का वो लेके चलेंगे। डिस्टेंस रहेगा कितना, 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपन और मैनेजमेंट में बात करें तो क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, सिंपली बात करें टू गिव ऑक्सीजन थेरेपी डायरेक्ट ऑन वुंड, जो वुंड है डेकुबाइटिस अल्सर हो रहा है उसके ऊपर डायरेक्ट अपन ऑक्सीजन सप्लाई वहां पे स्टार्ट करके चलेंगे, जिससे क्या होगा, उससे उस वहां के पर्टिकुलर टिश्यू को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और हीलिंग प्रोसेस जल्दी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट अपन लिख सकते हैं टू अप्लाई इंसुलिन ड्रॉप्स ऑन डेकुबाइटिस अल्सर के ऊपर इंसुलिन ड्रॉप अप्लाई करके चलेंगे, जिससे कि हीलिंग प्रमोट करेगा। इंसुलिन ड्रॉप हीलिंग को प्रमोट करता है, जिससे अच्छी हीलिंग होगी। नेक्स्ट अपन क्या बोल के चलेंगे, और अपन बोल सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि वुंड को क्लीन करना है तो कैसे करेंगे, टू क्लीन द वुंड पेरीफेरी टू सेंटर, थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है बट रियलिटी है। क्या पेरीफेरी टू सेंटर क्या मीन्स, फॉर एग्जांपल समझाने की कोशिश करूं, ये वुंड है तो यहां से क्लीन करके चलेंगे, पेरीफेरी टू सेंटर मीन्स चारों तरफ से इसको क्लीन करेंगे, बीच में ले आएंगे पूरे जो पस वगैरह होगी, फिर इसको यहां से हटा लेंगे, ये रहेगा पेरीफेरी टू सेंटर। हर कंडीशन में, हर वुंड में अपन सेंटर टू पेरीफेरी करके चलते हैं, बट अपन डेकुबाइटिस अल्सर में सबसे फर्स्ट क्लीन करते हैं चारों तरफ से और फिर उसको सेंटर से क्लीन करके चलते हैं। ये डेकुबाइटिस अल्सर में इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि इसको क्लीन कैसे करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू वेट द वुंड बिफोर टेक सैंपल फॉर कल्चर टेस्ट या फिर बोल सकते हैं बायोप्सी करने के लिए। मीन्स क्या है इसका, यदि अपने को वहां से टिश्यू का सैंपल लेना है, वो डेकुबाइटिस अल्सर हो रहा है, वुंड हो रहा है, वहां से टिश्यू हटाने हैं, कलेक्ट करने हैं, तो वहां से अपन सैंपल लेंगे तो वहां पे कल्चर करने के लिए, वो बायोप्सी करने के लिए सैंपल ले रहे हैं,
तो उसको पहले वेट करके चलेंगे, उसको गीला करके चलेंगे। वेट करने से क्या हो जाएगा, अच्छे से वहां से टिश्यू सेपरेट हो जाएंगे, ब्लीडिंग होने के चांस कम हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये सभी ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेकुबाइटिस अल्सर, इसका टाइप, इसकी स्टेजेज, कॉमन प्रेशर पॉइंट, ईटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, प्रिवेंशन, बारबारा ब्रेडन, ये सभी अपन ने बात किया। तो इसी के साथ कंप्लीट होता अपना डेकुबाइटिस अल्सर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए, तो फोकस करना और इसको सीखने की कोशिश करना। ओके।